नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना की डराती रफ्तार, फिर नए मामले आए 21,000 के पार, 23 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 21,000 से अधिक नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 15.90 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 25.65% पर पहुंच गई है। वहीं अगर एक्टिव केसों पर नजर डालें तो यह भी बढ़कर 75,000 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली में कोरोना से 23 और लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के 21,259 नए मरीज मिले हैं, वहीं संक्रमण से 23 मरीजों की जान भी चली गई है। सोमवार को दिल्ली में 19,000 से अधिक नए कोविड केस सामने आए थे। इसके बाद अगली खबर, मुंबई से आई राहत भरी खबर। लगातार चौथे दिन कम हुए कोरोना के मामले, संक्रमण दर में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई से राहत भरी खबर आई है। मुंबई में मंगलवार को लगातार चौथे दिन कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही संक्रमण दर की रफ्तार भी कमी दिख रही है। शहर में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले सामने आए मामलों से 2001 कम है। बीएमसी की ओर से कहा गया है कि पिछले एक महीने में महामारी से 2 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की राजधानी में यह लगातार चौथा दिन है जब संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 9,39,867 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 16,413 पर पहुंच गई है। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई में संक्रमण बीते 2 दिनों में 30% से घटकर 20% पर आ गया है। इसके अलावा कोरोना मामलों की बात करें तो पिछले 4 दिनों में नए केस 20,700 से घटकर 11,647 पर आ गए हैं। साथ ही अस्पतालों में 80% से ज्यादा बेड्स खाली हैं। इसके बाद अगली खबर, यूपी चुनाव में भाजपा करीब 45 विधायकों का काट सकती है टिकट। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ किया मंथन। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की यूपी के आला नेताओं के साथ बैठक हुई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भगवा पार्टी अपने करीब 45 वर्तमान विधायकों का टिकट काट सकती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि जनता सरकार के खिलाफ गुस्से में नहीं है, लोगों में स्थानीय विधायकों के खिलाफ गुस्सा है। सूत्रों ने आगे कहा कि टिकट न मिलने के डर से ऐसे विधायक और नेता चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा जल्द ही पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसके बाद अगली खबर, दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से चुनाव लड़ाएगी। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने का फैसला लिया है। पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चन्नी इस बार अपने वर्तमान सीट चमकौर साहिब के साथ जालंधर के आदमपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने रणनीति के तहत यह फैसला किया है। पार्टी की नजर पंजाब के 34% दलित वोट बैंक पर है। इसे आम आदमी पार्टी के दलितों में वोट बैंक के काट के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार यानी 12 जनवरी को होनी है। पहले यह बैठक पिछले हफ्ते होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माखन के संक्रमित होने की वजह से अब यह बैठक बुधवार को होगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 80 सीटों पर आम सहमति बना ली है, जिसका नाम सीईसी की बैठक के बाद पहली लिस्ट के तौर पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगली खबर, मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, बीएसपी ने किया ऐलान।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मायावती के अलावा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लड़वाने का काम करेगी। मैं भी यूपी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी पत्नी कल्पना मिश्रा और मेरा बेटा कपिल मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेगा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले और न ही बाद में किसी के साथ बीएसपी का गठबंधन होगा। इसके बाद अगली खबर, भारत साउथ अफ्रीका तीसरा टेस्ट, विराट कोहली की पारी से टीम इंडिया ने बनाए 223 रन। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया तीसरे टेस्ट में विराट कोहली की अच्छी पारी के बाद भी बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। टीम इंडिया पहली पारी में मंगलवार को 223 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। कप्तान विराट कोहली ने 79 रन बनाए, लेकिन उन्हें टीम के अन्य खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला। इस कारण वे शतक पूरा नहीं कर सके। वे इंटरनेशनल करियर में नवंबर 2019 के बाद से शतक नहीं लगा सके हैं, लेकिन कोहली ने 2022 की अपनी पहली पारी में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका की ओर से कासिगो रबाडा ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। 3 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। ऐसे में यह मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा भी कर लेगी। इसके बाद अगली खबर, फिर बड़ी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से बताया गया है कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी है। पहले आईटीआर फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। सीबीडीटी की तरफ से बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण टैक्स पेयर्स को हो रही परेशानियों को देखते हुए आईटीआर फाइल करने की तारीख फिर से बढ़ाई गई है। सीबीडीटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई फाइलिंग के दौरान आ रही समस्या की वजह से भी डेडलाइन बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। बिटकॉइन और इथेरियम में आज देखी गई तेजी, टेदर और कार्डोना में गिरावट जारी। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटों में बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडी कॉइन जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसियों में बढ़त देखी जा रही है। मंगलवार को बिटकॉइन शाम 5:30 बजे 0.32% की बढ़त के साथ 33.74 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान इसकी कीमत में 10,875 रुपए की तेजी आई है। इथेरियम की बात करें तो यह भी 0.06% बढ़कर 2.51 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद अगली खबर, फिर तबाही की ओर बढ़ रहा अमेरिका। एक दिन में मिले 10.13 लाख कोविड केस। जी हां दोस्तों, दुनिया के देशों में कोरोना वायरस एक बार फिर तबाही मचा रहा है। अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना मामलों ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में महामारी के बाद से दूसरी बार एक दिन में 10 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सोमवार को अमेरिका में 10.13 लाख नए कोविड संक्रमित मिले। इससे पहले पिछले सप्ताह अमेरिका में पहली बार 10 लाख मामले सामने आए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की ओर से कोरोना महामारी पर नजर रखने वाली टीम से आपात बैठक की थी। अमेरिका में नवीनतम कोरोना वायरस के आंकड़े सोमवार तक 6 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, जो वैश्विक कोरोना संख्या का लगभग 20% है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, वहीं दूसरे नंबर पर भारत आता है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 8,37,594 हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। लेकिन दोस्तों, मौसम समाचार जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश की भी चेतावनी जारी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा संभव रहेगा। इसके बाद अगली खबर, बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में भर्ती की आयु 6 साल बढ़ी, मैटरनिटी लीव भी हुई दुगनी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 कर दिया है। साथ ही सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में राज्य सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 कर दिया है। सुरेश चंद्र महापात्रा के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 साल बढ़ा दी गई, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। संशोधित ऊपरी आयु सीमा 2021 में शुरू की गई और 2022 और 2023 में की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगी। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पेटीएम लाया शानदार फीचर, फोन बंद होने पर भी हो जाएगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें नेटवर्क में कमी या फोन की बैटरी कम होने के कारण यूपीआई पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पेटीएम ने एक नई सर्विसेज टैप टू पे शुरू की है। आपको बता दें दोस्तों, कस्टमर्स पेटीएम टैप टू पे कार्ड सुविधा से बिना अपने फोन का इस्तेमाल किए पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नेटवर्क कवरेज या मोबाइल बैटरी के लेवल की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए वह एक वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के जरिए टैप टू पे कार्ड लॉन्च किया गया है, जो एक एनबीएफसी बेस्ड कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, जिसे यूजर्स पेमेंट करने के लिए मर्चेंट टर्मिनलों पर टैप कर सकते हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल आप फोन लॉक होने पर भी कर पाएंगे। यह सुविधा एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके बाद अगली खबर, एचडीएफसी बैंक ने बदले मैसेज अलर्ट के नियम, हर ग्राहक से वसूला जाएगा एक एसएमएस पर इतना चार्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये खबर ज़रूरी है। बैंक ने हाल ही में ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज अलर्ट का चार्ज बदल दिया है। अब ग्राहक को एक मैसेज के 20 पैसे प्लस जीएसटी देना होगा। बैंक की सर्विस का नाम इंस्टा अलर्ट सर्विस है। इस सर्विस के जरिए ग्राहकों को फाइनेंशियली या फिर नॉन फाइनेंशियली जानकारी दी जाती है। फिलहाल ग्राहकों को एचडीएफसी बैंक इंस्टा अलर्ट सर्विस की सुविधा मैसेज और ईमेल के जरिए देता है। हालांकि ईमेल अलर्ट पहले की तरह फ्री रहेगा। आपको बता दें, बैंक ने इस बात की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि पहले एक तिमाही में 3 रुपए का चार्ज इंस्टा अलर्ट सर्विस के लिए वसूला जाता था, लेकिन अब से हर महीने मैसेज पर 20 पैसे प्लस जीएसटी लिया जाएगा। बैंक के अनुसार ईमेल पर भेजे जाने वाले मैसेज के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो आगे भी फ्री रहेगा। इसके बाद अगली खबर, सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस कर सकता है कोविड-19 से बचाव, रिसर्च में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में सामान्य सर्दी जुकाम देने वाले कोरोना वायरस के कारण अधिक मात्रा में टी कोशिकाएं होती है, उनके कोविड-19 बीमारी को जन्म देने वाले स्वरूप सार्स CoV-2 से संक्रमित होने की संभावना कम होती है। भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में ब्रिटेन में किए गए नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। नेचर कम्युनिकेशंस नामक जर्नल में प्रकाशित शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टी कोशिकाओं की सुरक्षात्मक भूमिका को लेकर पहली बार सबूत उपलब्ध कराया गया है। यह अध्ययन इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किया। इसके पहले के अन्य अध्ययन में कहा गया था कि अन्य कोरोना वायरस द्वारा प्रेरित टी कोशिकाएं कोविड-19 के जिम्मेदार सार्स CoV-2 नामक वायरस की पहचान कर लेती हैं, लेकिन नए अध्ययन में यह बताया गया है कि किस तरह टी कोशिकाओं की मौजूदगी SARS-CoV-2 से
संक्रमण को प्रभावित करती है। इसके बाद अगली खबर, चुनाव से पहले यूपी में दल बदल का दौर, अब तक 20 नेता सपा में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनके इस्तीफे के बाद कुछ और बीजेपी नेता सपा में शामिल हो सकते हैं। पहले ही मौर्य के बाद 2 से 3 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक अब 2 मंत्री और करीब 10 बीजेपी विधायक ऐसे हैं जो जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन्हें मनाने के लिए बीजेपी की ओर से कोशिश जारी है और इस काम का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को सौंपा गया है। पिछले दिनों 20 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ सपा में जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। इसके बाद अगली खबर, कजाकिस्तान में बिगड़े हालात, रूसी सेना ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, रूस के पश्चिमी दक्षिणी सिरे पर भयानक उपद्रव हो रहा है। कजाकिस्तान में सत्ता विरोधी हिंसा भयानक रूप ले चुकी है। उपद्रवियों ने सरकारी अफसरों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी इमारतें फूंक दिए। इतना ही नहीं, कई पुलिस वालों को भी मार डाला। इसके अलावा टीवी का दफ्तर भी फूंके गए। आपको बता दें कि यह सब तब हुआ जब राष्ट्रपति कासिम जोमार्त ताकाएव ने पूरे देश में आपातकाल का ऐलान कर रखा है। हालात कंट्रोल से बाहर होता देख कजाकिस्तान ने रूस से मदद मांगी है और अब कजाकिस्तान शहर पर रूसी सेना के टैंक दौड़ने लगे हैं। कजाकिस्तान में पटाखों की तरह गोलियां चलाई, लेकिन विद्रोह की आग धधकती जा रही थी। अलमाल्टी शहर की हालात सबसे बुरी है। इस दौरान यहां वाहन फूके गए, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। उपद्रवी पुलिस थानों पर हमला कर चुके हैं। इस दौरान पुलिस वालों की हत्या भी की गई है। कजाकिस्तान में गतिविधियां गैसों के दाम कम करने के लिए हो रहे प्रदर्शन से शुरू हुई थी, लेकिन प्रदर्शन ने उपद्रव, हिंसा से आगजनी, रक्तपात का रुख इख्तियार कर लिया है। यह हंगामा पश्चिमी मंगिस्तान से शुरू हुआ था, जो कि फिर राजधानी नूर सुल्तान तक पहुंच गया। इसके बाद अगली खबर, 50 लीटर फ्री पेट्रोल डीजल पाने का शानदार मौका। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने हर तरह महंगाई बढ़ा दी है। ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होने का असर चौतरफा दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसी बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास मौका है 50 लीटर फ्री पेट्रोल डीजल पाने का। जी हां दोस्तों, आप इंडियन ऑयल, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़ी बचत कर सकते हैं। आपको इस क्रेडिट कार्ड के जरिए IOCL आउटलेट्स पर फ्यूल पॉइंट्स के रूप में रिवार्ड्स पॉइंट मिलेगा। अगर आप इस कार्ड के जरिए इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेमेंट करते हैं तब आपको 5% फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। और खास बात यह है कि इस फ्यूल पॉइंट्स को रिडीम कर आप सालाना 50 लीटर तक फ्यूल पा सकते हैं। इसके बाद अगली खबर, भारत समेत अपने पड़ोसियों को धमकाने का प्रयास कर रहा है चीन। अमेरिका ने बीजिंग की इस हरकत पर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि चीन भारत सहित अपने पड़ोसियों को धमकाने का प्रयास कर रहा है और क्षेत्र व दुनिया भर में उसका इस तरह का व्यवहार अस्थिरता पैदा कर सकता है। अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि वह अपने साझेदारों के साथ खड़ा रहेगा। पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध पर भारत चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने यह टिप्पणी की, जब उनसे भारत के साथ लगती सीमा पर चीन के आक्रामक व्यवहार के संबंध में सवाल पूछा गया कि क्या चीन के साथ अमेरिका की वार्ता में यह मुद्दा उठा था या अमेरिका इस मुद्दे पर चीन को कोई संदेश भेज रहा है। साकी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति की अमेरिका करीबी से निगरानी कर रहा है। अमेरिका इन सीमा विवादों पर वार्ता और उनके शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा रुख इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षेत्र और दुनिया भर में चीन के व्यवहार को हम किस तरह से देखते हैं। हमारा मानना है कि यह अस्थिर करने वाला हो सकता है। वहीं नई दिल्ली में रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता 12 जनवरी को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन वाले इलाके में चुशुल माल्डो में होगी। इसमें पूर्वी लद्दाख के बाकी गतिरोध वाले इलाके में मुद्दों को सुलझाने पर बात होगी, लेकिन मुख्य फोकस हॉट स्प्रिंग क्षेत्र होगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के पीछे चलते हुए राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में आज सोना 104 रुपये मजबूत होकर 46,606 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 46,502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमत भी 408 रुपये की तेजी के साथ 59,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 59,292 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव का, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1809 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी $22.63 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रही है। इसके बाद अगली खबर, कुंभ मेले की तरह सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है गंगा सागर मेला, हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि जब देश कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में सागर द्वीप पर होने वाले धार्मिक आयोजन गंगा सागर मेले को अनुमति देना सुपर स्प्रेडर घटना साबित हो सकती है। सुपर स्प्रेडर का अर्थ है कि संक्रमितों के जरिए संक्रमण का तेजी से फैलना। विशेषज्ञों का कहना है कि हरिद्वार, प्रयागराज और अन्य स्थानों पर लगने वाले कुंभ मेले के समान ही इस मेले में भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यह मेला संक्रमण के प्रसार का केंद्र बन सकता है। संक्रामक रोग एवं बेलियाघाट जनरल अस्पताल की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिमा हल्दर ने पीटीआई भाषा से कहा कि यह मेला निश्चित रूप से एक सुपर स्प्रेडर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाखों लोग एकत्र होंगे और हमें डर है कि कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से वायरस के प्रसार को बढ़ाएगा। यह मेला निश्चित रूप से प्रसार का एक जरिया बनेगा। दैनिक मामलों की संख्या अभी की तुलना में कहीं अधिक होगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।